I warmly welcome you all to my YouTube channel Ask Advocate Joe। और आज का हमारा टॉपिक है right to equality। Now we need to understand one thing, that this right to equality is a very essential and one of the most important fundamental rights। Now हमें ये लगता है कि जो right to equality है वो सिर्फ आर्टिकल 14 में दिया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम हिस्ट्री देखें तो बेसिकली अगर अदर कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड को देखें तो वहाँ पर राइट टू इक्वालिटी जो है वो सिर्फ उतना है जितना हमारे आर्टिकल 14 में दिया हुआ है। बट इन आर कंट्री इंडिया, व्हेन दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय द फोर फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एट दैट टाइम द कंडीशंस वर सच दैट सिर्फ अगर हम इसमें आर्टिकल 14 के जितना इन्वॉल्व करते तो इक्वालिटी पूरी तरह कंप्लीट नहीं होती। That means the forefathers thought ke, and rightly so, that yes, they need to include certain things, because reason being you need to understand that हमारी country में at that time during the making of constitution there were certain inequalities which were not prevalent in other constitutions। So therefore there was a need कि उन inequalities को दूर करने के लिए other स्पेसिफिक और कंप्लीट राइट्स भी दिए जाएं। वो कंप्लीट राइट्स, स्पेसिफिक कंप्लीट राइट्स आगे दिए हुए हैं, दैट विच इज एक्सटेंशन ऑफ द राइट टू इक्वालिटी विच इज गिवन अंडर आर्टिकल 15, 16, 17 एंड 18, right? Now, so therefore whenever someone asks you that what is the right to equality, it is given under which articles? So that is given under article 14 to 18, 5 articles are there। but ये हमारा जो वीडियो है, this is the part one of this 5 videos, which is specifically dealing in article 14, which is the equality before law or the equal protection before the laws, right? So let us understand कि basically है क्या article 14 हमें क्या बताता है। Now if we read the complete wordings, what does it say? It says that the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हमने देखना जाए तो यहाँ पे इन्होंने जो स्टार्ट करा है, इट हैज स्टार्टेड ऑन अ नेगेटिव नोट। दैट मीन्स द स्टेट शैल नॉट डिनाई, दैट मीन्स इट इज अ नेगेटिव covenant, it is a negative right। okay, so therefore you need to remember this one thing। अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, जिसको मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो नंबर वन इज द स्टेट, सेकंड इज द पर्सन, थर्ड इज द इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड फोर्थ इज द equal protection of the laws, right? So अब हम एक एक करके फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि इन सब आर्टिकल्स का क्या क्या मतलब है इसमें। अगर हम देखें कि इनमें जो है अगर देखें कि इनमें क्या डिफ्रेंसिएशन है, क्यों ऐसे ये पर्टिकुलर वर्ड्स यूज किए गए हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट comes the word state। now we need to understand that ये जो state word है, this word, now it consists, it is included under article wait, so this is included under article 12 of the constitution, right? So what does it say? It simply states that what does state include, इसमें क्या क्या आएगा state include में।
जब हम वर्ड यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट को यूज़ कर रहे हैं तो व्हाट डज इट मीन? सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है, इसमें कौन कौन आता है? सबसे पहले आती है इसमें यूनियन। यूनियन इज़ व्हाट? यूनियन इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? सो इसमें यूनियन की गवर्नमेंट, यूनियन का पार्लियामेंट आ जाता है, ठीक है? यूनियन की गवर्नमेंट, यूनियन का पार्लियामेंट। सेकंड इज द स्टेट्स। स्टेट्स जैसे हमारे पंजाब, उत्तर प्रदेश, राइट? सो वी हैव दी स्टेट्स इन आर कंट्री, सो ऑल दी स्टेट्स। सो यहाँ पे स्टेट्स में क्या क्या आ जाएगा? द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, राइट? फोर्थ, थर्ड थिंग आ जाएगी इसमें, द लोकल अथॉरिटीज, राइट? अब लोकल अथॉरिटीज क्या है? लोकल अथॉरिटीज आप मान लो कि जैसे पंचायत होगी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, राइट? मंडी बोर्ड हो गया, राइट? इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हो गया, पोर्ट के ट्रस्ट हो गए, माइनिंग कॉरपोरेशन हो गई। सो दीज आर द लोकल अथॉरिटीज। नाउ फोर्थ इसमें क्या इंक्लूड हो जाएगा? अदर अथॉरिटीज, right? So what are those other authorities? So these other authorities are, first of all, जहाँ पे the government has a control, whether it is a state government or a union government, the government has a control, or which is within the territory of India, right? अब यहाँ पे हमें एक बड़ा एसेंशियल पॉइंट है कि अगर सपोज करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेदर इट इज स्टेट गवर्नमेंट और इट इज अ यूनियन गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट, if it has control over certain bodies which is outside the territory of India, outside the territorial limits, then whether they will be included in the other authorities, yes, that will be included, because यहाँ पे वो सारी authorities आ जाती हैं, राइट? तो स्टेट हमने डिस्कस कर लिया। सो नेक्स्ट विल सी। सो सेकेंड पॉइंट आ जाता है इसमें, व्हाट इज अ पर्सन। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया गया है दैट पर्सन। अब पर्सन कौन है? नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ पर्सन्स आर implied in the law. One is the natural person and second is the juristic person, right? So अब अगर हम देखें कि ये जो नेचुरल पर्सन है ये कौन है, ये नेचुरल पर्सन कौन है? अब यहाँ पे नेचुरल पर्सन में whether the person is a man, whether the person is a woman, transgenders also are they included, also the कोई भी LGBT जो हैं they are also included in this natural person, right? Second thing is juristic person कौन है? Juristic person, those persons which are not in flesh and bone, right? Such as corporations हो गया, associations हो गया, so that is known as the juristic persons. Or if we say that the other name for such juristic person is the legal person also, we also call them the legal person, right? So natural persons included हैं, juristic या legal persons included है। अब यहाँ पे बहुत important जो एस्पेक्ट है वो ये है कि जब हम बात करते हैं किसी पर्सन की, हम्म, जब हम बात करते हैं किसी पर्सन की, तो यहाँ पे ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो आर्टिकल 14 है वो राइट क्या देता है। क्या वो सिटीजन्स के लिए है या नॉन सिटीजन्स के लिए? नहीं, वो किसी भी पर्सन के लिए है, चाहे वो हमारा सिटीजन है चाहे नहीं है। सिर्फ एक ही शर्त है, दैट पर्सन शुड बी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट? नाउ क्वेश्चन अराइजेज, लेट्स से एक एनआरआई है, या एनआरआई नहीं भी है, या एक फॉरेनर है, एक वो हमारी कंट्री में आता है, यहाँ पे रहता है। नो, वेदर दिस आर्टिकल 14 का प्रिविलेज उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस, दैट विल बी ग्रांटेड टू हिम, बिकॉज यहाँ पे लॉ ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत स्पेसिफिकली क्लैरिफाई करा है दैट इट इज़ नॉट डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिटीजनशिप, right? Only condition is that person should be legally present within the territory of India,
right? Very, very important part. Now let us understand about the third thing, now, which is the equality before the law. Right? नाउ इक्वालिटी फॉर द बिफोर द लॉ का क्या मतलब हुआ? ये बेसिकली जो कंसेप्ट है, पहला एक्सप्रेशन है इसमें, इस आर्टिकल 14 में, बिकॉज यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, ये बेसिकली एक इंग्लिश के कॉमन लॉ से लिया गया है, राइट? ये क्या मानता है? ये मानता है कि एवरी पर्सन इन फ्रंट ऑफ द आईज ऑफ द लॉ इज इक्वल। ठीक है, यानी कि लॉ के लिए सब बराबर है। ठीक है, अब इसकी क्या इम्प्लीकेशन है? इसकी इम्प्लीकेशन क्या है कि किसी भी तरह की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ हिज आइडेंटिटी, हिज कास्ट और एनी अदर, हिज एज, कोई भी हम इसको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। हम सबको, लॉ सबको इक्वली ट्रीट करेगा, बशर्ते कि वो पर्सन हमारे टेरिटरी के अंदर है। राइट? राइट? सो ऑल्सो इट इम्प्लाइज दैट जस्ट बिकॉज आप अमीर हो या आप गरीब हो, राइट, और यू होल्ड अ बेटर पोजिशन इन द सोसाइटी और यू आर हैविंग अ बेटर रैंक, उसकी वजह से आपको कोई एडिशनल प्रिविलेजेस नहीं दी जाएगी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉज। राइट? नाउ let us see the fourth thing, which is the equal protection of the laws. अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज का क्या मतलब हुआ? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज का क्या मतलब है कि स्टेट जो है, हमारी जो गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंटर है चाहे स्टेट है, वो गवर्नमेंट हर पर्सन को अपने राइट्स और प्रिविलेज को यूज़ करने का प्रॉपर मौका देगी। ठीक है, विदाउट एनी फेवर और डिस्क्रिमिनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट? सो किसी भी तरह की, हर बंदे को अपना जीवन जीने का या अपनी लाइफ अपने तरह हिसाब से जीने का हक है। राइट? तो उस प्रिविलेज को, उस राइट्स को अवेल करने का पूरा मौका देगी, पूरी प्रोटेक्शन देगी और इक्वल प्रोटेक्शन देगी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इफ़ यू सी दैट here there is a law, singular word, and here it is a laws, plural. So why this differentiation? Because this equal protection of the laws, it deals with the specific laws. There are certain specific laws जो कि अलग अलग स्टेट के हो सकते हैं, किसी तरह के हो सकते हैं। राइट? सो बेसिकली ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये जो हमारी क्लासिफिकेशंस है, ये दोनों, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, ये बेसिकली एक प्लेज देती हैं, ये गारंटी देती हैं कि जी हम, लॉ आपको इक्वली प्रोटेक्ट करेगा विदाउट एनी प्रिविलेज या विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। राइट? अब ये देखो कि अगर 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 सपोज करो कि दो एक्सप्रेशंस क्यों है, अगर हम माने कि एक भी लिख सकते थे वो, राइट, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चाहते तो वो एक भी लिख सकते थे, वो लिख देते इक्वालिटी बिफोर द लॉज। व्हाई दे रोट द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज? बिकॉज दे वांटेड टू इंक्लूड एवरीथिंग विद इन आर्टिकल 14। वो चाहते थे कि दैट द इम्प्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 14 शुड हैव as wide as amplitude as possible, right? So therefore
दिस प्रिंसिपल of Article 14 makes it binding on the state to protect the citizens, right? Now, अब हमने ये तो देख लिया कि जी ये हमें इक्वल प्रोटेक्शन देते हैं, इक्वालिटी देते हैं, लॉज में हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होएगा, हमें अपने राइट्स और प्रिविलेजेस को अवेल करने का, शांति से जीने का मौका मिलेगा, राइट? लेकिन क्या ये जो राइट है, ये कोई रिस्ट्रिक्शन है इसमें या फिर ये अनक्वालिफाइड राइट है? अब इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें एक चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है, विच इज़ दैट what is the underlying principle? What is the underlying principle? Right? So what is the underlying principle? अब ये हमें ध्यान रखना है कि जब हम कहते हैं कि जी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज मिल रही है हमें, राइट? या फिर हमें इक्वालिटी बिफोर द लॉ मिल रही है, तो क्या इसका मतलब है कि हम सब लोगों को एक जैसा ट्रीट करेंगे? क्या इसका ये मतलब है? अब सोचो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। नाउ लेट्स से एक बंदा रिच है, उसके अगेंस्ट दूसरा बंदा पुअर है, राइट? एक माइनर है, एक अडल्ट है, और एक डिसेबल्ड है या फिजिकली हैंडीकैप्ड है और एक हेल्दी है, या एक पर्सन सिक है दूसरा हेल्दी है। तो अगर दोनों को, इन दोनों कंडीशंस में अगर एक जैसा लॉ अप्लाई करेंगे हम इस पे, तो वो तो इनइक्वालिटी हो जाएगा। वेयर एज द सोल ऑफ आर्टिकल 14 इज इक्वालिटी। सो अगर हम एक माइनर को और एक अडल्ट को सेम राइट्स दे देंगे या सेम उसको राइट्स दे देंगे, प्रिविलेजेस दे देंगे, वो तो इनफैक्ट इट विल क्रिएट एन इनइक्वालिटी विद इन द सिस्टम, राइट? सो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। दिस थिंग हैज़ टू बी अंडरस्टूड इन टोटलिटी, दैट जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है वो क्या है आर्टिकल 14 का। सो आर्टिकल 14 का अंडरलाइंग प्रिंसिपल फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, यूनिफॉर्म लॉज हैं, दैट मीन्स यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट देनी है, राइट? और डू यू गिव यूनिफॉर्म और इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल? क्या ये इसके प्रिंसिपल्स है? सो ये नहीं है। ना तो यूनिफॉर्म लॉज हैं, ना यूनिफॉर्म और इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल है, राइट? बिकॉज इसका मतलब क्या है, आर्टिकल 14 का मतलब क्या है, अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है? दैट मीन्स वो कहता है कि जी जो इक्वल्स हैं, जिस रिस्पेक्ट में दो पर्सन्स हैं, जिस रिस्पेक्ट में वो इक्वल है, उनको वहाँ पे इक्वल लॉज अप्लाई करेंगे, और जिस आस्पेक्ट में वो डिफरेंट हैं, वहाँ पे जो लॉज हैं वो डिफरेंटली अप्लाई होंगे, राइट? दैट मीन्स दैट द इक्वल्स हैव टू बी ट्रीटेड इक्वली, वेयर एज अनइक्वल्स हैव टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली, राइट? नाउ इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं द कंसेप्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, राइट? रीजनेबल क्लासिफिकेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? रीजनेबल क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? देखो, इसके लिए रीजनेबल क्लासिफिकेशन के लिए हमें समझना होगा कि जब लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर कौन है? पार्लियामेंट है, राइट? या स्टेट का लेजिस्लेचर है, जब वो लॉज बनाता है, तब उसको आर्टिकल 14 को तो ध्यान में रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन
अगर वो सबके लिए, जैसे हमने पहले डिस्कस करा, माइनर के लिए, अडल्ट के लिए, या सिक के लिए, हेल्दी के लिए, या रिच के लिए, पुअर के लिए, सबके लिए एक लॉज बना देंगे तो वो तो इनइक्वालिटी को प्रमोट कर देगा। तो इस करके यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन का, राइट। अब अगर हम देखेंगे कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि जब लेजिस्लेचर ने कोई भी लॉ को बनाना है या कोई भी लॉ क्रिएट करना है, तब वो वहाँ पे लॉज बनाते टाइम ग्रुप ऑफ पर्संस को रीजनेबली क्लासिफाई कर सकता है, राइट। इट मीन्स दैट जब वो लॉ बना रहा है, देन दैट लेजिस्लेचर कैन मेक रीजनेबल क्लासिफिकेशंस। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जब सपोज करो कि हमें कोई लॉज बनाने हैं, तो हमें ये देखना है, लेजिस्लेचर को ये देखना है कि वो लॉज जो हैं अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग लॉज बना सकते हैं वो। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है विच इज़ द रीजनेबल वर्ड। दैट मीन्स क्लासिफिकेशन आप ऐसे नहीं कर सकते, क्लासिफिकेशन आप जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऐसे नहीं बोल सकते कि जी रिलीजन के बेस पे इसको क्लासिफाई कर दो, या इसके कलर ऑफ द स्किन की वजह से क्लासिफाई कर दो। हाँ, वो तो अनरीजनेबल हो जाएगा, दैट विल बी अगेंस्ट द सोल ऑफ द आर्टिकल 14, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का ये इंटेंट तो कभी नहीं था। उनका इंटेंट था कि हमने क्लासिफाई आप कर सकते हो ग्रुप ऑफ पर्सन्स को अदर ग्रुप से, जो कि ग्रुप से बाहर हैं, उनको क्लासिफिकेशन कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे रीजनेबिलिटी होनी ज़रूरी है। अब समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाना है तो वो कैसे असर्टन करेगा कि वेदर जो ये लॉ है ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन के अंडर आ रहा है नहीं आ रहा। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि देयर आर टू टेस्ट्स, राइट। तो लेजिस्लेचर हैज़ टू इंश्योर कि जब भी कोई क्लासिफिकेशन करेंगे हम, तो वहाँ पे ये दो टेस्ट या दो मापदंड या दो पैरामीटर्स जो हैं ये वहाँ पे खरे होने चाहिए। वो क्या है देखते हैं। सो नंबर वन इज intelligible differentia, राइट। नाउ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का क्या मतलब हुआ? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब ये हुआ कि जब भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो वहां पे एक डिस्टिंक्ट बेसिस होना चाहिए क्लासिफिकेशन का, पहली चीज, राइट। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। डिस्टिंक्ट वहां पे बेसिस होना चाहिए क्लासिफिकेशंस का। और सेकंड थिंग है यहाँ पे दैट जो ये डिफरेंशिया है इसका एक रैशनल नेक्सस होना चाहिए। टू व्हाट? टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट, राइट। अब समझते हैं इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ध्यान से समझना। नाउ लेट्स से हम कहते हैं कि जब हमने क्लासिफिकेशन करनी है लॉज में, तो वहाँ पे सबसे पहले इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए, यानी कि वो डिस्टिंक्ट डिफरेंशिएशन होना चाहिए जो कि क्लियरली हमें समझ आ जाए। दूसरी चीज़ है वो जो डिफरेंशिएशन है, जो क्लासिफिकेशन है या डिस्टिंक्शन है, उसका एक रैशनल नेक्सस होना चाहिए किसके साथ? जो हमारा लॉ का ऑब्जेक्टिव है। अब समझते हैं इसको। अब देखो, इफ वी गो विद द कंट्रैक्ट लॉ है ना 1872 का, उसका अगर हम सेक्शन 11 देखें तो वो क्या कहता है? वो ये कहता है
कि दैट इज वेदर द पर्सन हैज़ अ कैपेसिटी टू फॉर्म अ कंट्रैक्ट। अब वहाँ पे उसने क्या किया, वहाँ पे उसने क्लासिफिकेशन कर दी। किस बेस पे करी, वहाँ पे उसने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या उठाया, एज। उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने बोला कि अंडर सेक्शन 11 ऑफ द कंट्रैक्ट एक्ट अगर तो आप अडल्ट हैं, यानी कि इफ़ योर एज इज़ ओवर द एज ऑफ 18 ईयर्स, देन यू हैव द कैपेसिटी टू एंटर अ कंट्रैक्ट प्रोवाइडेड अदर कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, राइट। अगर आपकी एज 18 साल से नीचे है तो आप उस कैटेगरी में क्लासिफिकेशन में फॉल ही नहीं करते। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब अगर ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट ना हो तो क्या होगा, तब तो हम बोलेंगे कि जी कैपेसिटी टू कंट्रैक्ट तो सबको होनी चाहिए, चाहे वो माइनर है चाहे ल्यूनेटिक है, राइट, या अनलॉफुल पर्सन है, सबको, अडल्ट है, किसी को भी, सब बंदों को इक्वली ट्रीट करो, क्योंकि लॉ तो बोलता है सबको इक्वली ट्रीट करो, राइट। लेकिन रीजनेबल जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल के करके यहाँ पे जो हम क्लासिफिकेशन करने में कामयाब हो जाते हैं, जो इंटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वाज कि ठीक है इक्वालिटी तो हमने देनी है सबको, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज तो हमने देनी है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे रीजनेबल क्लासिफिकेशन भी ज़रूरी है, अदरवाइज तो फिर यहाँ पे अनजस्टिस इनजस्टिस होने की पूरे पूरे चांसेस है। समझ गए मेरी बात? very very important to understand, right? Now if you got this point right, तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि सपोज करो एक पर्सन जो 1 करोड़ रुपया कमाता है उसको टैक्स अलग तरह से क्यों होता है, और एक बंदा जो 2,000 या 2 लाख रुपए कमाता है उसको अलग टैक्सेशन स्लैब क्यों होता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है ना। वेल्थ टैक्स एक करोड़पति को या एक मिलियनर बिलियनर को ज़्यादा क्यों होता है, या एक आम बंदा जो कि जॉब कर रहा है और ही इज़ वर्किंग स्मॉल टाइम, वाई ही डज और डज नॉट हैव टू पे द वेल्थ टैक्स, वाई देर इज़ अ डिफ्रेंसिएशन। सो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन का रीज़न यही है कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट आ जाता है, राइट। सो दो चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट येस द कॉन्स्टिट्यूशन डज प्रोवाइड अस विद द इक्वालिटी, it does treat us equally, but yes, when legislature is making any law, then it has to follow the underlying principle, which is the thought process of the constitution makers, कि जी वहाँ पर रीजनेबल क्लासिफिकेशन होएगी, और जिसके कि दो टेस्ट इंपॉर्टेंट है, वन इज द इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड अदर इज द डिफरेंशिया शुड हैव अ रीजनेबल नेक्सस, उसका एक प्रॉपर, उसका एक रिलेशनशिप होना चाहिए ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ के साथ। क्लियर हो गया आपको? आई होप ये जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हमने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जाननी है कि चाहे हम देखो, अगर हम ये देखें कि जी डिफ्रेंसिएशन तो कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन कर दिया कि जी हम एक ग्रुप ऑफ पर्संस में से को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक ऐसे बंदों को जो कि उस ग्रुप से बाहर है। लेकिन वन थिंग, द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जो कि कभी चेंज नहीं होगी, दैट वी आर ऑल ह्यूमंस, चाहे वो गरीब है अमीर है, चाहे बीमार है हेल्दी है, चाहे कुछ भी है, हर पर्सन में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट तो लॉ बनाते हुए लेजिस्लेचर को देखना पड़ेगा, दैट we are all to be treated as human beings, and in that aspect we have to be treated equally. तो अगर कल को कोई लेजिस्लेचर ऐसा लॉ बना देता है कि जी ह्यूमंस को, किसी एक कैटेगरी के ह्यूमंस को या किसी कैटेगरी के पर्सन्स को, राइट, वो अलग कर देता है बाकियों से, तो वहाँ पे वो जो लॉ है, वहाँ पे वो लॉ क्यों नल एंड वॉइड हो जाएगा? बिकॉज ऑफ आर्टिकल 14। बिकॉज वन थिंग इज फॉर श्योर दैट एवरी पर्सन हैज टू बी ट्रीटेड इक्वली अंडर द
eyes of the law, but with respect to the reasonable classifications, right? Now let us see, very there are certain important case laws. दो तीन केस लॉज देखते हैं अलग से। इसके लिए मैं केस लॉज के लिए इसके वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आई विल गिव यू द कंप्लीट नॉलेज, बट लेट्स से यहाँ पे हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि जी कहाँ पे आर्टिकल 14 का उपयोग किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस था विच इज़ द विशाखा वर्सेस राजस्थान, राइट, विच इज़ द केस ऑफ 1997। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन सेट कर दी कि उन्होंने बोला कि यस सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस इज कॉमन। उन्होंने आइडेंटिफाई करा, रियलाइज करा, एंड देयर शुड बी गाइडलाइंस टू प्रिवेंट सच सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो उन्होंने लॉ सेट करे जिसके करके आने वाले समय में, जैसे आज की डेट में अगर हम एक्ट देखें पॉश एक्ट, राइट, तो वो भी इसी के बेस पे विशाखा के बेस पे ही बना है। और ये इसको पावर कहाँ से मिलती है, एनर्जी कहाँ से मिलती है, फ्रॉम द आर्टिकल 14, राइट। सेकंड very important case law is नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2018 का केस है ये। इन्होंने क्या बोला, दैट क्या होता था पहले टाइम में कि इवन इफ टू पर्सन्स ऑफ सेम सेक्स, राइट, यानी कि मैन मैन और विमेन विमेन, इफ दे आर हैविंग अ कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप देन ऑल्सो इट वॉज पनिशेबल, राइट। लेकिन 2018 के इस केस में नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला दैट द आर्टिकल 14 it protects the persons equally and therefore on that basis उन्होंने बोला कि जो सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी which has been removed under the new भारतीय न्याय संहिता, right, it is it discriminates between the individuals, so therefore it has abolished that law, right। so basis इसके बेसिस पे इस ये जो केस लॉ था इसके बेस पे लैंडमार्क जजमेंट के बेस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम जो है कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन द सेम सेक्स पर्सन्स उसको हम डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं, राइट। एक और केस लॉ देखते हैं इंपॉर्टेंट, विच इज द शायरा बानो versus the Union of India, which is a 2017 case. very important। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा था कि पहले एक प्रथा चली आ रही थी ट्रिपल तलाक की, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की। ये 3 बार तलाक बोला और मुस्लिम्स में कि मेल ने बोला 3 बार तलाक 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 और जो है फीमेल को तलाक मिल जाता था, राइट। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ दिस शायरा बानो उन्होंने ये बोला कि ये जो प्रथा है ये बेसिकली इन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट। सो बेसिकली ये क्या कर रही है, ये विमेन की डिग्निटी जो है उसको वायलेट कर रही है,
Therefore, they said that this triple talaq, instant triple talaq, is unconstitutional. And therefore, in 2017, through a landmark case, they have abolished this triple talaq. Right? So, I hope ये जो हमारा सीरीज है फंडामेंटल राइट्स का, जिसका कि आज जो कि 6 पार्ट्स में होगा टोटल, उसका आज ये फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट फेज है, राइट? सो इसका जो सीरीज 1 है विच इज़ द राइट टू इक्वालिटी, और सीरीज 1 के अंदर फेज 1 इज द आर्टिकल 14. नाउ डू नॉट फॉरगेट टू, आपको बताता हूँ कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 15, राइट? अब ये जो आर्टिकल 15 है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी. सो जब भी हम डिस्कस करते हैं राइट टू इक्वालिटी को, तो मैंने आपसे पहले ही बताया है कि इट कंसिस्ट ऑफ 5 आर्टिकल्स, राइट? सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दैट नेक्स्ट एपिसोड ऑल्सो, एंड डू कमेंट कि अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लगा, अगर कोई कमी रह गई, अगर कुछ और जानना चाहते हो आप, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में या बताएं, ठीक है? और इफ़ यू लाइक इट, लाइक इफ़ यू गेन सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज, और अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो सो डू लाइक, कमेंट, and do not forget to subscribe. All the best till we meet again. Thank you. God bless.